नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस पेपर हुए थे उसके रीजनिंग के सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं और आज की क्लास में आप देख सकते हैं जो आपके सामने पेपर है दैट इज ऑफ 9th ऑफ फरवरी यानी कि 9 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें से है और उसका पहला ही प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है दैट इज फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था से है। सवाल क्या है सुनिए और पढ़िए उसको ध्यान से। कहता है 6 छात्र हैं और वो एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो ये मैंने 6 छात्रों के लिए घेरा बनाया, 1 2 3 4 5 6 सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। आगे कहता है कि पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में है। ब्लैक के बाईं ओर, ब्लैक के बाईं ओर पर्पल इधर ठीक बगल में है, तो मैंने यहाँ पर पर्पल को लिख दिया। ब्लैक के बाईं ओर पर्पल ठीक बगल में है, ठीक है। सियान ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ब्लैक के बाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर कौन आएगा? सियान आएगा। इसके बाद कहता है ग्रे पर्पल और सियान के ठीक बगल में है। पर्पल और सियान के ठीक बगल में ग्रे को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसके बाद कहता है इंडिगो ब्लैक के दाएं दूसरा है। ब्लैक के दाएं दूसरा 1 2 यहाँ पर इंडिगो को आना पड़ेगा। और उसके बाद कहता है येलो ग्रे के दाएं तीसरा है। ग्रे के दाएं 1 2 3 यहाँ पर कौन आएगा? येलो आएगा। ये लीजिए बन गया सिटिंग अरेंजमेंट। अभी आपसे पूछा है ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन है, तो ग्रे और इंडिगो के बीच में मुझे सियान नजर आता है, तो सियान ही आपको विकल्प में दे रखा है जो कि बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दी डाइस। इसमें आपको पासे में कुछ नंबर्स लिखे हैं 25 26 27 30 26 25 और आपसे अपोजिट जो पूछा है, किसके अपोजिट पूछा है एक बार देख लेते हैं। ऊपर निकल गया है। आपसे अपोजिट पूछा है 27 के। 27 के अपोजिट क्या होगा? तो 27 के अपोजिट निकालना है तो बगल में 25 है, 25 है, बगल में 26 है, 26 है, तो जो बच गए 27 और 30 वो आपस में अपोजिट होंगे। 27 के अपोजिट 30 होगा और 30 के अपोजिट 27 होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 नंबर कॉमन वाला रूल लग रहा है इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि एक है किससे? एनालॉजी से। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे भी आप लोगों के लिए। देखिएगा जरा कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, कैसे हो रहा है इसे समझिएगा। देखिए ये 14 है, 14 का गुणा इससे एक नंबर ज्यादा 15 से करिए। 15 चौका 60 की जीरो, 6 हासिल, 15 कम 15 और 6 कितने हो गए? 21, 210। अब इसका हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 105। और 105 में से उसने अपनी मर्जी से 2 घटाया है, बचा है 103। देखिए ये लिखा है 103। अच्छा इसे बाद में करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकंड स्टेप में इसको करेंगे, थर्ड स्टेप पहले करके आते हैं। देखो 18 है, 18 का गुणा कर देते हैं एक नंबर ज्यादा से यानी कि 19 से। कितना होगा? 1 72 8 और 9 17, ये 2 24 की 4 2 यानी कि 3 342 342 होगा, 342 होगा। 342 का हाफ करना पड़ेगा। 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 171 हो जाएगा। अब 171 को उसने 167 लिखा हुआ है तो इसमें से -4 हुआ है, 167 हो गया। इस तरह ये क्या हुआ कि पहले तो -2 हुआ था, अब -4 हुआ है, -3 होना चाहिए था। 3 यहाँ थोड़ी होगा, वो तो इस स्टेप में होगा। 2 3 4 इस स्टेप में आइए, यहाँ पर 16 है, 16 से एक नंबर ज्यादा 17 करिए, ठीक है। तो 16 सत्ते 112 की 2 हासिल आ गई 11, ठीक है। 16 एकम 16 और 11 कितने हो गए? 272 हो गए। 272 में 2 का भाग लगाइए, 2 एकम 2 तिया 6 6 के 12 136 हो गए। 2 माइनस हो गया 4 हो गया, बीच में 3 माइनस होना है, 133 आंसर बन जाएगा आपका। एकदम करेक्ट आंसर 133 बन जाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बनता है। शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे प्रश्नों के लिए, लेकिन आपको ये आइडियाज पहुंचाने हैं तो हमें तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप भी लगाते रहिए। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है। मतलब वो आकृति किसके अंदर निहित है, और ये चौथे विकल्प में निहित है तो मेरे को थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, तब भी नहीं दिख रहा है। चलो अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आकर विकल्प में दिखाता हूँ चौथे में कि इसके अंदर कहाँ पर निहित है। देखो हमको सर्कल चाहिए, हमको सर्कल चाहिए, तो सर्कल हमको ये मिल रहा है, और ऊपर से आती हुई एक रेखा और चाहिए, ऊपर से आती हुई एक रेखा और चाहिए, तो वो रेखा यहाँ से आ रही है ना। वो तो सर इसमें भी आ रही है। चलो कुछ और भी आकृति ढूंढ के लानी पड़ेगी। अब देखो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, ये छोटा नहीं हो पाएगा। हाँ अच्छा वो बॉक्स चाहिए, वो बॉक्स इसमें है, ठीक है, बाकी इसमें नहीं है, इसके साथ जॉइंट नहीं है ना वो, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है।
5वां सवाल सीरीज से है, श्रृंखला से है, ठीक है। देखिएगा नंबर्स याद है, अपोजिट याद है तो आसानी से हो जाएगा। देखिए k 11 पर m 13 पर प्लस 2, 13 और 2 15, 15 और 2 17 का मतलब q। देखिए 16 में से 2 गया 14, में से 2 गया 12, में से 2 गया 10 का मतलब j। क्यू 17 और 2 19 और 2 21 और 2 23 का मतलब W। क्यू जे डब्ल्यू से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है तीसरा, इसलिए मैं आगे जाकर मेहनत क्यों करूंगा, ठीक है। स्मार्ट तरीका अपनाइए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, कौन से दो चिन्हों को बदलने पर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा ऑप्शंस हमारे सामने हैं तो हम उठा लेते, अच्छा चिन्ह नहीं सॉरी नंबर्स बदलने के लिए कह रहा है। 175 और 27 को बदलने के लिए कह रहा है। जहां 27 है उसे 175 लिख दीजिए, और जहां 175 है उसको 27 लिख दीजिए। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। 6 चौक 24 में से 19 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का भाग 175 में लगाएंगे, 5 का भाग 175 में लगाएंगे। इधर माइनस लगा हुआ है और 20 लिखा हुआ है, और 20 का भाग किस में लग रहा है वो भी लगा देते हैं, 180 में लग रहा है, ठीक है। इसके आगे हम ये सॉल्व कर चुके हैं, प्लस का लगा हुआ है 27 बराबर का है 1। देखिए ये तो गया 9 बार, माइनस 5 दिया 15 हो गया, है ना, 2 बचा 55 25 हो गया, प्लस का 27 बराबर 1 है। ये जुड़ जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 में से 35 जाएगा, 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। LHS बराबर हो गई RHS के। इन वाले दो नंबरों को बदलने से तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगले प्रश्न 7वें की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज से है, अगेन श्रृंखला है लेकिन लेटर्स की है, बहुत सिंपल होती है। K 11 P 16 कितना प्लस है 5, 16 और 5 21 का मतलब U से शुरू होने वाले ये वाला विकल्प नहीं है। अच्छा आगे बढ़े तो यहाँ पर M से R 13 और 5 18, 18 और 5 23 का मतलब W, तो W से ये नहीं हो रहा, ये वाले दोनों है। आगे बढ़िए तीसरे पर 12 और 6 18, 18 और 6 24 का मतलब X इसमें है। क्या कर दिया मैंने, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 का मतलब x इसमें है इसमें नहीं है, ये तो गड़बड़ लिखी है। आगे देख लेते हैं भैया, n 14 और 5 19, 14 और 3 17 होते हैं, मैंने क्या कर दिया 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 का मतलब होगा, तीसरा लेटर देख रहे थे ना, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का मतलब v होगा, हाँ सही है, मैं गलत गिन रहा था। आंसर हो गया चौथा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहता है। 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये है 8वां प्रश्न जो कि स्लॉक्स से है, ठीक है। छोटा कर देते हैं इसको, स्लॉक्स क्वेश्चन को देखते हैं। स्लॉक्स के क्वेश्चन आपको कथन दिए हैं वो है सभी ग्लव्स बैट हैं, G फॉर ग्लव्स को B फॉर बैट बना दिया है मैंने। सभी स्टंप बैट हैं, सभी S फॉर स्टंप को बैट बना दिया। सभी बैट बॉल हैं, सभी बैट को, ये बैट थे है ना, बॉल बना दिया, बॉल बना दिया। निष्कर्ष सभी स्टंप ग्लव्स हैं, जी हाँ स्टंप नहीं सॉरी स्टंप ग्लव्स नहीं है, कहाँ टच हो रहे हैं। कुछ बॉल ग्लव्स हैं, हाँ कुछ बॉल बाहर से अंदर आ रहा है, ग्लव्स हैं बिल्कुल है। कुछ बॉल स्टंप है, कुछ बॉल अंदर को आ रहा है, स्टंप है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही निकलता है, दूसरा तीसरा आपको चौथे विकल्प में दिया है, चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने को कहा जा रहा है। इन शब्दों को देखिएगा, कहता है इन्हें डिक्शनरी के क्रम में अरेंज कीजिए। तरीका क्या है कि जो कॉमन लेटर्स हैं DR 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 साइड करो, ये 1 ये 9 ये 5 ये 15 ये 21, पर मतलब AIEOU में छोटा है A, फिर छोटा है E, फिर छोटा है I, फिर छोटा है O चौथे पर, और ये हो जाएगा पांचवे पर। पहले पे लगा पहला, दूसरे पे लगा तीसरा, तीसरे पे लगा दूसरा, चौथे पे लगा चौथा, पांचवे पे पांचवा। 13245 आपको विकल्प में मिलना चाहिए, वो है भी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एनालॉजी से है। मेंड को KHLG लिखा है, तो M 13 पर है, -2 कर दो K हो गया। S 19 पर है, -2 कर दो Q हो गया। D में से -2 कर दो B हो गया, और B से शुरू होने वाले ये दो विकल्प नहीं है। अच्छा आगे बढ़े, E में 3 जोड़ा H, T में 3 जोड़ा W, E में 3 जोड़ेंगे H, और H से शुरू होने वाले दोनों विकल्प हैं। आगे बढ़िए, तीसरा लेटर देख लेते हैं। तीसरा लेटर है N, N से L -2 है,
I से G -2 है तो S से भी -2 करेंगे, Q और Q इसमें है, इसमें नहीं है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कहता है आलमंड को लिखा है ये, रेजिन्स को लिखा है ये, रेजिन को लिखा है ये, तो बताएं कैश्यू को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखो आलमंड की जो स्पेलिंग है उन्हीं को इधर उधर करके इसका कोड बना दिए, नोटिस करना जरा। पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अभी एल कौन सा नंबर है? 2। ए कौन सा है? 1। ओ कौन सा है? 4। एम कौन सा इधर देखो? 3। डी कौन सा है इधर देखो? डी है 6। और एन कौन सा है देखो? एन कौन सा है? 5 है। 21, 43, 65 बन रहा है क्रम। ऐसे ही इसमें कैशियो में करिए, 1 2 3 4 5 6। क्रम कौन सा बनाओगे? 2 1 4 3 6 5। बोलो 2 का मतलब ए, 1 का मतलब C, 4 का मतलब H, 3 का मतलब S, 6 का मतलब W, 5 का मतलब है E। तो आंसर बनेगा ACH SWE, ACH SWE, जो कि दूसरे विकल्प में दे रखा है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, कैसे आया ये समझना जरूरी है, आंसर की तो आपके सामने है ही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, जो कि सीरीज से है, श्रृंखला से है। सवाल में आप देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 56 है, 56 है, 59 है, 68 है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन 176 है। डिफरेंस 3 का है, मेरे ख्याल से ये 3 की पावर 1 है। डिफरेंस कितने का? 9 का है, +9 है, यहाँ +3 था। मेरे ख्याल से ये 3 की पावर 2 है। डिफरेंस अब 3 की पावर 3 से 27 का होना चाहिए। 7 और 8 15 की 5 हासिल 1, 8 और 1 9, 95 आंसर आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, आइए 13th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? ये 13th क्वेश्चन जिसमें कि सीरीज दे रखी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चारों विकल्प पहले आपके सामने मत भी लाओ, क्योंकि आंसर तो नीचे है ही है। चलिए देखिएगा, अब देखो ये पूरा का पूरा सेट, ये 3 आकृतियां हैं, ये पूरा का पूरा सेट ऐसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर गया। तो इसको भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करा, ऊपर को हो जाएगा, ऊपर को इसमें हो रहा है, देखिएगा, और किसी में नहीं हो रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन वाला, और एसएससी जीडी के पेपर में ब्लड रिलेशन हर पेपर में इक्वेशन वाला ही आया है। चलिए देखिएगा, ये निर्देश है, उसको देने के बाद कह रहा है इस इक्वेशन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से फैमिली ट्री बनाएंगे। सबसे पहले ए का नाम लिखिए, एक के बाद है इनटू, इनटू का मतलब है पिता। कौन पिता? ए पिता। किसका पिता? कि सर जी का, तो जी को नीचे ले आइए। जी के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ है माता। कौन माता? जी। किसकी माता? कि सर टी की। टी के बाद माइनस, माइनस का मतलब माता। कौन माता? टी। किसकी माता? कि सर एन की। एन के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बहन। कौन बहन? एन। किसकी बहन है? सर डी की। डी के बाद प्लस, प्लस का अर्थ है भाई। कौन भाई? डी भाई। किसका भाई है? सर अगले वाले व्यक्ति बी का। बस बन गई फैमिली ट्री। अब आते हैं, वो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो कथन पढ़ते हैं, ए टी का पिता है। सर ए टी का पिता नहीं है, दादा है, तो ये तो सही नहीं है, सही नहीं है। ए टी का पिता है, ये तो सही नहीं है। डी टी का पुत्र है, ये तो सही है। ए एन का नाना है, उसकी माँ की माँ नानी। कुछ गड़बड़ हुई है, मैं एक बार फिर से बनाऊंगा भाई, एक मिनट जरा, थोड़ा सा रुकिएगा। ए लिखा हमने, ए के बाद इनटू का मतलब क्या दे रखा है? पिता, तो ए पिता हो गया, है ना। ए पिता हो गया किसका? जी का। जी का, तो जी को नीचे ले लीजिए। जी के बाद माइनस का मतलब है माँ, तो जी माँ हो गई। किसकी माँ हो गई? कि सर टी की, तो टी को नीचे ले लीजिए। टी के बाद फिर माइनस है, माइनस का मतलब है माँ, तो टी माँ हो गई। किसकी? एन की, तो एन को नीचे ले लीजिए। एन के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है? बहन, तो एन बहन हो गई। किसकी? डी की। डी के बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या दे रखा है? भाई, डी भाई हो गया बी का। हमने तो बिल्कुल सही बनाया भाई, मुझे तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझको तो।
उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है जी बी की दादी है, तो जी दादी है बी की, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये तो सही नहीं है। ए एन का नाना है, ए एन का नाना भाई उसकी माँ की माँ नानी हो गई, और उसके पिता चलो नाना मानवी ले, तो ये भी सही हो रहा है। डी टी का पुत्र है, डी पुत्र है टी का, ये भी सही हो रहा है। ए टी का पिता है, तो ए पिता नहीं है टी का, तो ये गलत हो रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो रहा है और ये भी गलत हो रहा है। इसने आंसर ये लगाया, चलिए इसे मान लीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई ये दोनों सही होने चाहिए, इसमें अभी कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, कह रहा है 15वां क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कहता है ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जैसे कि डी यहाँ पर है, इसके बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि ये कॉर्नर पर बैठा है डी, ये पक्की बात है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऐसे करके बैठेंगे, और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। आगे पढ़िए। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति ऐसे ही आएंगे और कोई तरीका नहीं है। बी एफ के ठीक बगल में है, तो बी एफ के ठीक बगल में ऐसे ही आएगा, कोई तरीका नहीं है। सी और डी के बीच एक व्यक्ति है, तो ऐसे आएगा और कोई तरीका नहीं है। जी ए के ठीक बगल में नहीं है, तो यहाँ मत बिठाना, यहाँ बिठा देना। जो बच गया ई, उसे यहाँ बिठा देना। पूछा है कि बी और ए के बीच में कौन है, तो बी और ए के बीच में ई है, तो ई आपको तीसरे विकल्प में दे रखा है, जो कि करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, 15th के बाद है 16th क्वेश्चन। इसमें मिरर इमेज बनानी है, यानी कि एम एन रेखा पर मिरर है और आपको बताना है ये कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले एलिमिनेशन यदि हम करते हैं, सी पीछे जाएगा, पलट के ऐसा ही आएगा, ई भी ऐसा ही आएगा। 5 की बात करें तो ऐसा ही आएगा, आई भी सेम है, टी भी सेम है, 3 भी सेम है, जेड भी सेम है, 7 भी सेम है, और उसके बाद 6 भी सेम है। एन की बात करें तो कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। उसके बाद एम की बात करें तो एम कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। एलिमिनेशन से आसानी से हो सकते हैं ऐसे वाले प्रश्न। अगला प्रश्न इंग्लिश में भले ही लिखा है लेकिन है रीजनिंग का ही, डोंट वरी, घबराइए मत, एनालॉजी का है। कहता है सॉफ्ट का संबंध हार्ड से है, जानते हैं ना, विपरीत है, सॉफ्ट का अपोजिट है हार्ड। ऐसे क्रिएट का अपोजिट होता है डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म कर देना, विनाश कर देना, क्रिएट मतलब निर्माण करना, तो विपरीतार्थी लिखना था आपको। अगला प्रश्न आ रहा है सीरीज से, क्वेश्चन नंबर 18 229 230 वाला। मैं यहाँ पर यदि आपको दिखाऊं तो +1 दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ें तो +2 दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ें तो +4 करना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़कर +8 हो जाएगा, फिर आगे बढ़कर +16 हो जाएगा, फिर आगे बढ़कर +32 हो जाएगा। कैसे पता सर? देखिए, 1 में 2 का गुणा किया 2 आ गया, 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, 4 में 2 का गुणा किया 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मैंने ये पैटर्न बनाया, देखो 1 जुड़ा 30 बन गया, 30 और 2 32, 32 और 4 36 हो गया, 236, 236 और 8 244, 244 और 16, 244 और 16 यहाँ पर आएंगे तो ये 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 260, 236 260 विकल्प बनेगा। 236 260 आपका पहला ही विकल्प है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में इक्वेशन को बैलेंस करना है, कौन से 2 चिन्ह बदलें? कह रहा है डिवाइड और प्लस को बदल लो, तो जहां प्लस डिवाइड है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां डिवाइड कर लो। अभी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 6 नाम 54 9 और 15 निम्मा होते हैं 135, तो 135 लिख देता हूं, प्लस यहाँ पर 135 लिखा है, -18 लिखा है, बराबर 252 हो गया। अभी जुड़ेंगे ये दोनों, तो ये 10 की 0 हासिल हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 4 और 3 7, ये हो जाएगा आपका 2। 270 में से 18 घटा दीजिए, तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 252 बचना चाहिए था, वही बच रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों चिन्ह बदलने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आखिरी प्रश्न है ये आज की क्लास का, कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, सवाल समझ लीजिए। कहता है वेरी मैंगो को ये लिखा है, अल्फा वेरी टेंगो को ये लिखा है, मैंगो अल्फा को ये लिखा है, बेरी टेंगो को ये लिखा है, तो अल्फा का कोड क्या होगा? हमने देखा है अल्फा इसमें आया है लेकिन और किसी में नहीं आया, तो इसके पड़ोस को खत्म करो, यानी कि अल्फा के पड़ोस में क्या है, बेरी, कहीं और है, हाँ सर ये रहा बेरी, एक्स आई एक्स से
तो यहाँ के कोड XI, तो XI कॉमन, वेरी खत्म। अच्छा, अब और क्या था, वेरी खत्म, टेंगो को खत्म करना है, टेंगो इसमें है, तो इसके कोड क्या थे, ये थे ना कन और, तो और कॉमन मिल गया, हटाइए, कन बच गया जो कि किसका कोड होगा, अल्फा का, अल्फा का कन होगा, CUN होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ये था आपका आखिरी प्रश्न। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आपको देनी है, वो सूचना ये है कि आप SSC GD का पेपर यदि दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार किताब जो कि एग्ज़ाम कार्ड और एग्ज़ाम कार्ड की टीम ने मेहनत करके आपके लिए बनाई है, जो कि है SSC कांस्टेबल GD की, और इसमें आपको 20 मॉक पेपर्स मिलेंगे, तो 12 सॉल्व पेपर मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है वो सॉल्व पेपर एकदम अप टू डेट होंगे, यानी कि उसमें अंतिम पेपर आपको अंतिम पेपर जो मिलेगा वो आपको 2023 का भी मिलेगा, 2021 का है, 19 का है, 15 का है, 13 का है, विगत वर्षों में हुए सभी पेपर्स का संग्रह इसके अंदर है। आप किसी क्वेश्चन पर फंसते भी हैं ना, ये 2023 वाले पे या पिछले वाले पे, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपके सफलता में बहुत कारगर साबित होगी, तो इसे जरूर परचेज करिए। और आप परचेज करने के लिए एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर जा सकते हैं, वहां पर ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी बुक को ले सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, बाकी सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहिए एग्जाम कार्ड लाइव के साथ। थैंक यू वेरी मच।